एक मिनट। अब मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, ठीक है। हम्म। अ, हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी। क्योंकि अभी कोई कोई और एक्सेप्ट तो नहीं, कोई और वो तो नहीं आ रही है इस समय नहीं रिक्वेस्ट। नहीं हाँ, नहीं मैं अब। वो। हाँ। ठीक। तुम ये स्क्रीन अब विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, ओम सभी को। मैं डॉक्टर गुंजन शर्मा हूँ और आज हम अपनी क्लास लेंगे बायोमैकेनिक्स एंड काइनेंसियोलॉजी की। बेसिकली दिस इज द ये दोनों टर्म्स हैं वो हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट से आते हैं, क्योंकि हमारे पूरे। मैम स्क्रीन नहीं है, आपकी फोटो दिख रही है। ओके ओके, अभी शेयर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। शेयरिंग नहीं हो रही है। नो मैम। आई विल अगेन शेयर। अब बताइए, शेयर हो गया शायद। यस मैम। ओके जी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम बायोमैकेनिक्स और काइनेंसियोलॉजी को लेंगे। द ह्यूमन मूवमेंट से बेसिकली रिलेट करता है ये हमारा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन मूवमेंट फिजिकली हम उसको समझते हैं कि कैसे उस पे फिजिक्स के लॉज काम करते हैं, कैसे वो मूवमेंट करते हैं। और क्योंकि हम लोग सब लोग इसमें योगा के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली योगा स्कॉलर्स हैं। तो योगा जो आप लोग कर रहे हैं, सब लोग जो सीखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसके पीछे क्या लॉ लगते हैं और किस तरीके से उस पे साइंटिफिकली हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोगों को इसी सब्जेक्ट में अपने आप को कैरी ऑन करना है। तो उसको जानने के लिए ये सब्जेक्ट को बनाया गया है आपके इस कोर्स के लिए, बायोमैकेनिक्स एंड काइनेंसियोलॉजी को। तो अब वी ऑल नो दैट योगा इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स अ साइंस इन मोशन। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ये मार्शल आर्ट नहीं है, इसमें पर्टिकुलरली साइंस बेस्ड हम सारी अपने मूवमेंट एक्सरसाइज और ये करते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमारे बॉडी के सारा, वैसे तो बॉडी हमारी पूरी इसमें से इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमारी बॉडी के दो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमारा स्केलेटल पोर्शन एंड हमारा मसल पोर्शन, जो हम इसमें बिल्कुल डायरेक्टली हमारा यूज होता है। तो हम यहाँ पूरे इसमें स्टडी करेंगे मसल्स का, जॉइंट्स का एंड फोर्सेस का, फिजिकल फोर्सेस एंड जितनी भी हमारे पास फोर्सेस अप्लाई होती हैं मूवमेंट में, हमारे किसी भी एक्शन एंड पोस्चर में, उस पर हम स्टडी करेंगे। तो टू की साइंसेज है हमारी, काइनेंसियोलॉजी प्लस बायोमैकेनिक्स, इसमें हम स्टडी करते हैं। दोनों को इंटीग्रेशन के साथ इस सब्जेक्ट को बनाया गया है। दिस सब्जेक्ट इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई वी मूव, यू नो। क्योंकि हम लोग ये तो रेगुलर ह्यूमन क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली सब में मूवमेंट होती है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे करते हैं हम मूव। और जो इसका एम है, अल्टीमेट एम है, बहुत सिंपल होता है हर चीज का। हमारा अल्टीमेट है एम क्या है? सेफर, स्मार्टर एंड मोर माइंडफुल योगा प्रैक्टिसेस करेंगे, जिससे कि हम उसको आगे अपनी जो अगर हम चाहते हैं, अगर हम इसमें अपना करियर बना रहे हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि हम किसी को भी इजीली उसे समझा सकें कि हम योगा का बेसिक गोल क्या है हमारा फिजिकल बेसिस पे। ओके, तो the study of kinesiology and biomechanics offer insight into human movement, particularly in yoga practices। अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। ओके, तो मैकेनिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फोर्स, मोशन और जितने भी हमारे फिजिक्स के आप लॉज हैं, इसमें आप देखेंगे अप्लाई होंगे। हम सब ने बेसिकली बचपन में फिजिक्स पढ़ा ही है किसी ना किसी लेवल पे। तो बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है, लेकिन वो जो हमारे बेसिक न्यूटन लॉज हैं और कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ऐसी फोर्सेस के बारे में ही हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक बेसिक फोर्सेस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बॉडी पर वो होते हैं, अप्लाई होते हैं। बाय एनालाइजिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसमें साथ साथ हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे अपनी बॉडी का, जैसे मैंने बताया था। हम मस्कुलर स्केलेटल पे इस पे अभी फोकस करते हैं इसमें, इस सब्जेक्ट में। तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ बॉडी अचीव स्टेबिलिटी एंड जनरेट पावर एंड अडेप्ट ड्यूरिंग योगा पोस्चर। तो हम उसको देखेंगे।
क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब हम योगा पोस्चर कर रहे हैं कि हमारी कौन सी बॉडी पे कितना कितना स्ट्रेन पड़ता है, कौन सी मसल्स पे हमारा स्ट्रेन पड़ता है, जिससे हम इजीली और माइंडफुल योगा कर सकें और इंजरी भी ना हो, हम इंजरी से भी अपने आप को और अपने जिसे हम सिखा रहे हैं उसे हम उसे प्रिवेंट कर सकें। तो अभी मैं बता रही थी जैसे कोर्स हमारा 4 ब्लॉक्स में है, हम आज ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक 1 में हमारी 4 यूनिट्स हैं एंड ब्लॉक 2 में 3 यूनिट्स हैं। यूनिट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि उसमें बहुत पिक्चर्स एंड इमेजेस के थ्रू हमने कोशिश करी है उसको दिखाने की कि क्या क्या हमें इसमें सब्जेक्ट में कैसा कैसा हमें कवर करना है। तो ब्लॉक 1 जो हमारी यूनिट 1 है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ दीज 2 वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, दैट इज काइनेंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। व्हाट इज काइनेंसियोलॉजी? तो काइनेंसियोलॉजी आप समझिए, इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता भी है, और ये दोनों इंटीग्रेट होकर भी काम करती हैं। और इनका डिफरेंस क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज काइनेंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स जो है वो क्या करता है, वो फोर्सेस एंड मोशन पे हमारा ज्यादा हम उसमें स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड मोशन इन द बॉडी, ये हम देखते हैं बायोमैकेनिक्स में। ओके, तो काइनेंसियोलॉजी ह्यूमन मूवमेंट, जिसमें हम फोकस होता है मसल्स, जॉइंट, नर्वस सिस्टम भी हमारा इसमें आता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड posture इन योगा प्रैक्टिसेस। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि किस किस आसन में या किस किस योगा प्रैक्टिस में हम मसल हमारी कैसे वर्क कर रही है। देन बायोमैकेनिक्स जो है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मोशन और फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई हो रही है बॉडी पे, जो हम इजीली अपना योगा पोस्चर को बहुत ही सेफली कर सकें, कोई भी एक्सरसाइज या आसन को हम परफॉर्म कर सकें इजीली विदाउट एनी इंजरी। तो इंजरी प्रिवेंशन इसमें हम देखते हैं। ठीक है, अब जो मैं अभी आपको बताई थी काइनेंसियोलॉजी वर्सेस बायोमैकेनिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि काइनेंसियोलॉजी मतलब ह्यूमन मूवमेंट एंड बायोमैकेनिक्स बॉडी सिस्टम एंड मूवमेंट। एंड बायोमैकेनिक्स। जी, any query? Okay, we will take the all query last of this class at the okay जी। देन हम अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है काइनेंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का योगा प्रैक्टिसेस पर। पोस्चर एंड अलाइनमेंट अभी हम बात कर रहे थे। ऑप्टिमल मोबिलिटी मींस जो हमारी मसल एनर्जी है, काइनेंसियोलॉजी में हमें वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मसल सिनर्जी, एम्पावरिंग मूवमेंट एंड पैटर्न्स इन योगा। देन बॉडी माइंड कनेक्शन, बॉडी माइंड कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि फिजियोलॉजिकली मस्कुलर स्केलेटल में हम बॉडी को देखते हैं, और हम लोग को नर्वस सिस्टम जो हमारा पूरा माइंड कनेक्शन है वो किस तरीके से हम इसमें उसको कैसे स्टडी करेंगे। तो बोथ द फील्ड फोकस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ मसल्स एंड फोर्सेस एनहांसिंग माइंडफुलनेस इन मूवमेंट। ओके, last but not least, the injury prevention. Both disciplines contribute to reducing the risk of injuries and any type of कोई किसी भी posture में अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसे पहले ही चेक करके रखते हैं कि हमें इतना उस पर स्ट्रेन डालना है, ये फोर्स हमें लगाना है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे और उसको समझ के हमें पूरा तरीके से हम समझ पाएंगे कि हमें योगा किस तरीके से करना है और आगे हमें कैसे भी सिखाना है। ओके, तो एनर्जी इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, हमारे बेसिकली इसमें 4 टर्म्स आएंगे। एनर्जी, वर्क एंड पावर, फोर्सेस, फ्रिक्शन, ग्रेविटी जिसमें आती हैं सारी, एंड न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन लॉ इन योगा। जो हमारे न्यूटन लॉ है बेसिक फिजिक्स के लॉ हैं, ये सारे बेसिक टर्म्स है फिजिक्स के। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए कोई भी हमें एनर्जी चाहिए, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, तो वो एनर्जी है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। काइनेटिक में मूवमेंट है, पोटेंशियल, और केमिकल में कैसा है, जैसे हम मसल में जो एनर्जी है वो कैसे आती है, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में सारी बॉडी जो हमारी सेल्स के थ्रू बनी है, हर सेल में ऑर्गेनल्स हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल है सेल के अंदर, जो एटीपी को जनरेट करता है, एनर्जी जिन्हें कहते हैं हम, जिस एटीपी को यूज करती है मसल हमारे किसी भी बॉडी मूवमेंट के लिए। ओके, तो हमारे यहाँ हमारे जो बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही है बेसिकली एटीपी से हो रही है, और ये एटीपी कौन जनरेट कर रहा है? हर पर्टिकुलर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कर रहा है। अब ये बहुत बेसिक है, तो हमने क्योंकि बचपन में इसमें पढ़ा भी है, बायोलॉजी से रिलेटेड है कि
कैसे माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है। तो ये तो हम नहीं जाएंगे कि कैसे वर्क करता है, बट हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं, हमारी मसल एनर्जी कहाँ से ले रही है, और हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी हम तक कैसे पहुँचती है। वो सारी चीज़ें हम लोगों को बेसिकली पता है कि कैसे हम एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है थ्रू द फूड, थ्रू द ब्लड, एंड इस तरह से धीरे धीरे जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं किस तरीके से ऑर्गन हियरार्की के थ्रू हमारे पास एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है। और वर्क और पावर, तो वर्क क्या है, फोर्स कॉजिंग मूवमेंट। ये बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसकी पूरी डेफिनेशन हमारे बुक उसमें है, एसएलएम में है। तो सिंपल बात है, कोई भी वर्क कब हो रहा है, जब कोई भी मूवमेंट के लिए कोई फोर्स अप्लाई होता है, पुश और पुल कुछ भी अप्लाई होता है। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम फोर्स करते हैं, और वो फोर्स कहाँ से जनरेट होती है, एनर्जी से, और एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी मसल्स से। देन पावर, हाउ फास्ट वर्क इज डन, फास्ट और रेट, उसका रेट है वो हम पावर में, उसको हम पावर में डिनोट करते हैं। तो जितने भी डायनेमिक योगा ट्रांजिशन है उसमें किस तरह से वर्क फास्ट, जो आपका वर्क है किस तरह से पावर हम उसमें ट्रांजिशन हो रही है। इट हेल्प्स टू मैनेज एफर्ट एंड एंड्योरेंस। देन फोर्स, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, ये जो टर्म्स हैं ये भी हमारे इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझते हैं कि क्या है। फोर्स दैट इज पुल, पुश एंड पुल इन एवरी मूवमेंट, जो हमारे जिससे हमारा वर्क हो रहा है। एंड फ्रिक्शन, जो ग्रिप होता है। बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन हमारा जो एक्सरसाइज में है वो हम लोग मैट से या अर्थ सरफेस से ही करते हैं, या अगर हम खड़े होकर योगा पोजेस करते हैं तो वॉल और ये सब पे जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसको हम समझते हैं। देन ग्रेविटी, जो यूनिवर्सल है, जो हम सबको पता है कि जो ग्रेविटी है वो हमारे पर कैसे हमारे बैलेंस और स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करती है, तो इस चैप्टर में हम उसे समझते हैं। योगा यूजेस दीज फोर्सेस कॉन्शियसली, हम सब जानते हैं कि इन सब फोर्सेस को हम कॉन्शियसली यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं, ये लॉ हमने योगा से कनेक्ट करके अपने एसएलएम में प्रॉपर्ली शो किए हैं। तो न्यूटन के जो लॉ हैं, वो पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमारी सब बॉडी जो जितने भी इस बॉडी हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट हैं पूरे, ये नहीं कि लिविंग बॉडी, ऑब्जेक्ट है जो भी, उसको रेजिस्ट का एक टेंडेंसी होती है बॉडी रेजिस्टेंस की, जो हमने पढ़ा भी है। इसको ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जैसे हिंदी में हम लोगों ने जब कभी पढ़ा होगा तो जड़त्व नाम से पढ़ा होगा। देन सेकंड लॉ आता है, जितना फोर्स उतना ही एसिलरेशन, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल कनेक्टेड हैं और पॉजिटिवली एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। थर्ड लॉ आता है, एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं वही हमें रिएक्शन होता है। तो ये बेसिकली ग्राउंड सपोर्ट या वॉल सपोर्ट पे पोजेस पे हमारा समझ में आता है, जिससे हमारे बैलेंस बनता है हमारा। और जंप में एंड ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन मतलब योगा ट्रांजिशन, हम कोई और योगा कर रहे हैं, जैसे हम सूर्य नमस्कार में बहुत सारे योगास को ट्रांजिशन फेज में लाते हैं, तो वहाँ हमारा थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है। तो ये जो हमारी जो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अच्छे वे में हम प्रेजेंट कर सकें। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसे साइंटिफिकली और उसको ऑथेंटिकली हम उसे प्रेजेंट कर सकें कि यस, जो हमारा ये योगा प्रोसेस है या जो हम आसन करते हैं उस पर क्या क्या फोर्सेस, क्या एनर्जी, किस तरीके से फिजिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं। ओके, तो इसमें हम कंक्लूजन हमारा इसमें यह है कि योगा पर्टिकुलर है साइंस एंड अवेयरनेस, हम सब जानते हैं, साइंस के साथ उसको माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस करना। अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट इम्प्रूव प्रैक्टिसेस, ये हम लोग ने इसमें अभी इस चैप्टर में पूरा, हम आप इस चैप्टर को थ्रू थॉरोली जाइएगा। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो अब आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार थॉरोली इसको देखिए। कल जो हमारी क्लास होगी तो आप उसको अगर पहले से थॉरोली एक बार गो थ्रू करेंगे अपने एसएलएम को, तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम यहाँ क्या समझ रहे हैं। ओके, अब हमारा यूनिट 2 आ जाती है ब्लॉक 1 की, जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट मैकेनिक्स में है। इसमें हमारे क्या है कि साइंटिफिक बेसिक ऑफ मूवमेंट अंडरस्टैंडिंग, हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, काइनेंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स जो हमने पहले ही समझ रहे थे, एंड मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोशन, जो हमारे मोशंस हैं उन सब पे हम इस वाली यूनिट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे मूवमेंट है हम समझते हैं क्या कौन से हैं, बेसिकली लीनियर, एंगुलर, जनरल मोशन, जैसे हम जनरल वॉकिंग एंड जितने भी हम काम कर रहे हैं, तो लीनियर होता है और एंगुलर होता है। जितने भी हमारे जॉइंट के मूवमेंट्स हैं ये सब इसमें हम देखेंगे। काइनेमैटिक्स के अंदर क्या है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट एनालाइज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेरिएबल। ये कुछ स्टार्टिंग में आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म्स लगेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, जो जिनका बेसिक साइंस है उन्होंने थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, जिनका नहीं भी है तो इन वर्ड्स को, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा आप स्टार्टिंग में अगर आप अभी क्लियर कर लेंगे तो आपके आने वाले सेमेस्टर्स में आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा आगे अंडरस्टैंड करना इस सब्जेक्ट को और इस कोर्स को। ठीक है,
देन काइनेमेटिक्स के बाद आता है काइनेटिक्स। इसमें काइनेटिक्स में क्या हम लोग कर रहे हैं, फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं, जो भी हमने बात करी थी, टॉर्क, मोमेंटम एंड इम्पल्स, और जिनका जो इफेक्ट है वो हमारे मूवमेंट पे क्या क्या पड़ रहा है। तो काइनेटिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं, और काइनेमेटिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेरिएबल, कितना एंगुलर का वेरिएशन है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, रिलेट करते हैं हम काइनेमेटिक्स को काइनेटिक्स एंड अप्लाई न्यूटन लॉ जो हमने पढ़े थे उनको अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, योगा के साथ साथ देखिए आपको पता है कि जितनी फिजिकल स्पोर्ट्स है या फिर कितनी भी फिजिकल हमारी स्टडीज हैं, वो बेसिकली योगा में भी सब वही होती हैं, और स्पोर्ट्स में भी इसी चीज़ों को, हमें जो स्पोर्ट्स की क्लासेस लेते हैं उनको यही सारे सब्जेक्ट को अपनी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारे मूवमेंट से रिलेटेड करते हैं। बेसिकली डेली एक्टिविटीज में तो हम लोग समझते ही हैं, एंड योगा तो है ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय, हम क्योंकि जिसकी स्टडी कर रहे हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन मूवमेंट कौन कौन से हमने बात करी थी, लीनियर, एंगुलर एंड जनरल मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट उसके नाम से नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन भी जो स्ट्रेट चल रहा है उसे लीनियर कह रहे हैं, जैसे वॉकिंग फॉरवर्ड, जंपिंग अपवर्ड, ये सब हमारे लीनियर मूवमेंट में आते हैं। एंगुलर में क्या होता है, जो हमारी जो जॉइंट बेसिकली जो वर्क करते हैं वो एंगुलर मोशंस में आता है। एंगुलर मोशन में रोटेशन अराउंड अ फिक्स एक्सिस, जॉइंट जो हमारा है, जैसे एल्बो फ्लेक्शन एंड शोल्डर रोटेशन एक्सेट्रा। जनरल मोशन हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन है, लीनियर और एंगुलर। जो हमारा जनरल है, जो हम रेगुलर वर्क करते हैं, हम चल रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, और जो भी हमारा डेली डेली हमारे जो वर्किंग हमारे जो मूवमेंट्स हैं, रनिंग, डांसिंग एंड योगा फ्लो, जिसमें हम दोनों को यूज कर रहे हैं। अब जनरल मोशन इन ह्यूमन गेट, ह्यूमन गेट क्या है आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब आप उसे प्रॉपर से पढ़ेंगे। मैंने इसमें भी ये डालने की कोशिश करी है कि मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व जनरल मोशन, वी ऑल नो दैट, वेयर द बॉडी मूव्स थ्रू स्पेस while body segment rotates simultaneously। तो हम इसमें देखेंगे कि इस तरीके से इसे हम गेट कहते हैं। तो ये ह्यूमन गेट, गेट में ये वर्ड हमारा, इस वर्ड को इसमें यूज किया गया है। किसी भी टर्मिनोलॉजी से एकदम से अनईजी नहीं होते हैं, आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, और जब हम लोग को एग्जाम्स आते हैं तो उन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से आप डिफाइन करेंगे तो इजीली होता है मार्क्स को आपको समझना, और मार्क्स गेन करना, एंड अपने आप को प्रेजेंट करना कि हम उसको कितना जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने गेट को पढ़ा है। गेट हमारा नॉर्मल मूवमेंट है, आप देखेंगे डबल सपोर्ट है, सिंगल सपोर्ट एंड डबल सपोर्ट, आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग गेट साइकिल को हमारा चलता है, हमारे जो हम लोग नॉर्मल मूवमेंट करते हैं। लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स क्या है, तो लीनियर में है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, रनिंग करते हुए जब हम स्टार्ट करते हैं रन, और हम अपने आप को जब रोकते हैं, जब हम एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन मूवमेंट में होता है, तो हम वहाँ पे लीनियर काइनेमेटिक्स में ये देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस वर्ड पोजीशन से चेंज होना, कोई भी पोजीशन है उस पोजीशन से चेंज होने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहीं पे हमारा वर्क काम करता है, जो वर्क है वो क्या है, वो भी यही है, पोजीशन चेंज होती है। ओके, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज, कितना किस क्या रेट है चेंज और वेलोसिटी का, जो हमारा उसका रेट कितना है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर काइनेमेटिक्स के अंदर ये तीनों चीजें आएंगी। अब एंगुलर काइनेमेटिक्स में क्या है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे हमारा मूवमेंट आगे नहीं हो रहा है, बट हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हमारा जॉइंट से हमारा एंगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी स्पीड ऑफ रोटेशन जिसे हम कहेंगे, जैसे हमने वहां पे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया था लाइन लीनियर काइनेमेटिक्स में, इसमें है स्पीड ऑफ रोटेशन, क्योंकि एंगुलर में बेसिकली रोटेशन होता है। आप देन एंगुलर एसिलरेशन, एसिलरेशन वर्ड वही है, यहाँ पे बस एंगुलर लगाया है क्योंकि ये एंगुलर काइनेमेटिक्स की बात है। तो चेंजेस इन रोटेशन स्पीड, जो हम लोग जब एल्बो मूवमेंट करते हैं, नी मूवमेंट करते हैं, तो जॉइंट पे जो मूवमेंट होती है हमने चेंज किस रेट से है, वो आपका है एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन। लीनियर काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ये क्या है, काइनेमेटिक्स पढ़ा, अभी काइनेटिक्स पढ़ते हैं। काइनेटिक्स स्टडीज फोर्सेस कॉजिंग मूवमेंट, मूवमेंट को कॉज कर रही कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस अभी हम देख रहे थे कि पुश और पुल जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। मास क्या होता है, मास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी फोर्स एंड वर्क पे और हमारे उस पे जिसपे मास का बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट है। तो अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना अमाउंट है, एक तरीके से वेट। इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, वही जो हम ये बात करी थी हमने, वो इनर्शिया है। और मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम। देखिए ये चीजें कुछ एक आधे हैं जो आपके फिजिक्स के हमारे फॉर्मूलाज हैं जो लगते हैं, जिससे आप समझेंगे जब हमारा पूरा वो जो आप अपना कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे,
इनके जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। आप उन्हें समझ जाएंगे कि हमें अगर ये कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से हमें कुछ अपना स्टडी निकालनी है, तो हमारे ये आगे जब हम लोग अपनी स्टडीज करेंगे, आप आगे जाके अपनी वो करेंगे, जो थीसिस होती है या फिर डेजर्टेशन होती है, उसमें आपके ये सब फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो आप समझते हैं इन चीज़ों को जब हम इन्हें करते हैं, इन पे कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जंपिंग रिक्वायर फोर्स जनरेशन, लैंडिंग सेफली यूजेस इम्पल्स कंट्रोल, हम जब लैंड करते हैं वापस जंप करने के बाद। देन रनिंग स्पीड डिपेंड ऑन मोमेंटम। तो ओवरऑल काइनेटिक्स हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई मूवमेंट हैपन, क्यों हो रहा है हमारा मूवमेंट, एंड हाउ फोर्स इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस एंड डेफिनेटली इंजरी प्रिवेंशन। इसको समझते हैं हम फिर इस वाले चैप्टर में। ओके, तो एंगुलर काइनेटिक्स और जॉइंट मूवमेंट क्या है, कैसे हैं, हम इसे समझेंगे। अभी हमने देखा था कि जॉइंट मैम मूवमेंट पे, यस ऑफ मैम कोर्स जी। मैम जस्ट वन रिक्वेस्ट, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, सब ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आवाज थोड़ी कम है। बाकी लोगों को भी सेम फील हो रहा है क्या? कि थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। ओके, मेरी एक्चुअली मैंने फुल वॉल्यूम की हुई है, बाकी आप बताइएगा। हेलो। हाँ, आवाज हाँ आ रही है ललिता, आ हाँ, रही है। आप अगर, आवाज आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा कम लग रहा है वॉल्यूम। कोई बात नहीं, कभी कभी सिस्टम में आपके हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप उसका यूज कर सकते हैं, जो आपका हेडफोन वगैरह है, आपको फिर प्रॉपर आ जाएगी। क्योंकि मेरा इसमें ना सिस्टम में फुल है, मैंने चेक किया था, क्योंकि मैं फुल वॉल्यूम से ओके, कर, है ना। हाँ, थोड़ा थैंक यू। देखिएगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो एंगुलर काइनेटिक्स एंड जॉइंट मूवमेंट क्या है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा तेज बोलूँ जिससे आप तक भी आवाज पहुंचे। ओके, तो इसमें भी ये पर्टिकुलर टर्म्स हैं: टॉर्क्यू, रेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, movement arm, distance from force to axis of rotation, and angular movement, quantity of rotational motion। ये हमारा एंगुलर काइनेटिक्स में आता है, जहां हम बॉडी के पार्ट्स के एंगुलर मूवमेंट मतलब जॉइंट में मूवमेंट करते हैं। एप्लीकेशन इन योगा हम समझते हैं कहाँ का, हम सबको पता है कि जो योगा पोजेज हैं उसमें बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वॉरियर पोज, वीरभद्रा पोज जो होता है, उसके अंदर टॉर्क्यू तो जनरेट कहाँ होता है, हमारा जो टॉर्क्यू जनरेट होता है वो हम स्ट्रेच करते हैं हिप पे और नी जॉइंट पे। ये आप लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप इसको अब अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम ये कोर्स को पढ़ेंगे एक्चुअली, तो हम योगा करते हुए हम समझेंगे कि हम, जब आप प्रैक्टिकली योगा करोगे तो आप समझोगे कि कहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, कहाँ क्या से टॉर्क्यू हमारा जनरेट हो रहा है, कहाँ हमारी मसल पे हमारा फोर्स पे हमारा फोर्स लग रहा है, जो भी हमारे जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, या फिर हमारा जो हम अभी इनर्शिया की बात कर रहे थे, ये सब किस तरीके से है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप ये चैप्टर जब आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे इस यूनिट को, तो आप समझ पाएंगे कि हमारे योगा में किस तरीके से हम इनको अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जब प्रैक्टिकली करते हैं तब हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जॉइंट अलाइनमेंट चेंजेस मूवमेंट आर्म एफिशिएंसी, हम देखते हैं किस तरीके से हम मूवमेंट चेंज होता है हमारा। और एफिशिएंसी, उसमें आर्म एफिशिएंसी को हम करते हैं कौन से, हमारा पोज, ट्री पोज में भी हम यही देखते हैं। जब हमारा ट्री पोज सिंपल एक स्ट्रेट है, आप देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर कि स्ट्रेट पोज है और आपके हिप मूवमेंट से ही टॉर्क्यू जनरेट हो रहा है। ओके, तो एंगुलर काइनेटिक्स एक्सप्लेन रोटेशनल कंट्रोल इन पोस्चर एंड अनदर स्पोर्ट्स स्किल। रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें भी ये हम देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉ। तो रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ेंगे, हमारा जो ये है इस यूनिट का लास्ट में। तो फर्स्ट लॉ हमने बताया था इनर्शिया न्यूटन का, सेकंड लॉ था एक्सीलरेशन, और थर्ड लॉ था एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें हमारा क्या है, जो जो थ्री हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी, पोस्चर, कोरिलेशन एंड इंजरी प्रिवेंशन एंड योगा परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपने अभी इसके डिफरेंस को समझा है कि काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में पर्टिकुलरली डिफरेंस हमारा क्या है। तो काइनेटिक्स क्या है, हम दोबारा देखते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो हमारी फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी लग रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे या फिर बॉडी पे, किसी भी मैकेनिज्म में। और काइनेमेटिक्स में हम क्या देख रहे हैं, हम मोशन, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हैं विदाउट रेफरेंस द फोर्सेस विच कॉज द मोशन। तो काइनेटिक्स में हम फोर्सेस को कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स में हम मोशंस पे ध्यान दे रहे हैं। दोनों इंटर रिलेट हैं, पर डिफरेंस भी हमें प्रॉपर पता होना चाहिए इसका। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है इसकी। अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं हम लोग, इसका यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में हम आ जाते हैं लोड्स एंड मोशन इन द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में। मैंने पहले ही बात की थी कि हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है जो हमारा बेसिकली फिजिकली तौर पे हमारा लगता है हमारे किसी भी योगा पोजेस, एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में।
या हमारे डेली वर्क में भी यही दोनों जो है मस्कुलर स्केलेटन है जो बेसिकली लगते हैं। नर्वस सिस्टम भी लगता है और उससे हम सेकेंडरी लेंगे, पहले हम दोनों पे बात करते हैं क्योंकि हम अभी वर्क की बात कर रहे हैं। तो एवरी मूवमेंट फ्रॉम स्टैंडिंग स्टिल टू परफॉर्मिंग योगा पोस्चर इन्वॉल्व फोर्स जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन विद इन द बॉडी, कि किस तरीके से हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है और हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फोर्स एब्जॉर्ब भी होता है थ्रू मसल्स एंड हमारे थ्रू स्केलेटन्स। ओके, बायोमैकेनिक्स एक्सप्लेन हाउ फोर्सेस क्रिएट मूवमेंट एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। द बॉडी एज अ मैकेनिकल सिस्टम, हम जानते हैं क्या है बॉडी में मैकेनिकल सिस्टम हमारा कौन सा है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। बोन्स रिजिड सेगमेंट है, देन जॉइंट्स हैं जो मूविंग करते हैं, मूवेबल कनेक्शन है, एंड लास्ट में आती है हमारी मसल्स जो हमारी फोर्स जनरेट करती हैं। अभी हमने बताया था मसल्स से ही फोर्स जनरेट होता है क्योंकि वहीं से हमें सेल के थ्रू एटीपी मिलता है जिससे कि हमारे को एनर्जी मिलती है, जिससे फोर्स जनरेट होती है। वाइट मैटर्स मूवमेंट एफिशिएंसी improve how the body produce and transfer force। तो मूवमेंट एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस हो रही है और ट्रांसफर हो रही है। देन परफॉर्मेंस इनहेंस द स्पोर्ट्स एंड योगा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, एंड इंजरी प्रिवेंशन जो मैं बार बार बताती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है योगा एंड एनी एक्सरसाइजेस के लिए, जिसके लिए हम लोगों को माइंडफुलनेस से प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारे पास फोर्सेस अब बहुत सारी होती हैं जो फोर्सेस हम पे काम करती हैं। इंटरनल बॉडी इंटरनली एंड आउटर जो हमारे इन्वायरमेंट है उससे कौन कौन सी फोर्स हम पे अप्लाई हम पे जो है इम्पैक्ट करती हैं, जो एक्ट कर रही हैं हम पे। मूवमेंट अगर बिकॉज इंटरनल मसल्स फोर्स इंटरैक्ट कंटिन्यूसली विद एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड द ग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग बोथ एसेंशियल टू एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन। ये हमें पता होना चाहिए किस तरह से हम पे ये फोर्स एक्ट करती हैं। इंटरनल फोर्स को हम समझते हैं मसल फोर्स, टेंडन फोर्स, लिगामेंट फोर्स, जॉइंट रिएक्शन फोर्स। ये सारी हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं फोर्सेस जो हम यहाँ से होती हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो आउटर इन्वायरमेंट से, जैसे ग्रेविटी, जीआरएफ दैट इज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो हमारी इनर्शिया से भी रिलेट करेगी, और देन फ्रिक्शन जो हमारा फ्रिक्शन आता है, जिस जैसे हम फ्रिक्शन पे हम सरफेस पे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस पे हम योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयर और वाटर रेजिस्टेंस भी इसमें आता है। देन एग्जाम्पल ट्री पोज, मसल स्टेबलाइज द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ट्री पोज आप सबको पता है, रिक्वायरिंग कांस्टेंट इंटरनल फोर्स एडजस्टमेंट टू मेंटेन बैलेंस ऑन वन लेग। एक ही लेग पे खड़े हो गया, आप सबको पता है कि ट्री पोज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन वॉरियर पोज, वीरभद्रा में भी यही होता है कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ट्रेवल करती है अपवर्ड थ्रू द काइनेटिक चेन। हमारी बॉडी में काइनेटिक चेन जनरेट हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में फोर्स एंड एनर्जी जनरेट हुई है, तो उसका ट्रांसमिशन होता है। ये हेल्प करता है बैलेंस और बैलेंस को मेंटेन करने में एंड पोस्चर को, जो ग्रेविटेशनल लोड हमारे बॉडी पे आता है। ओके, क्योंकि हम एक हमेशा एक ग्रेविटेशनल लोड में रहते ही हैं। मैकेनिकल लोडिंग ऑन बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल। अब मैकेनिकल लोडिंग, आप लोड बात कर रहे थे अभी कि क्या लोड है वो हमारा, ये इसमें आता है। तो जॉइंट हमारी हैं, बोन्स हैं और मसल्स हैं, तब सब पे एक लोड, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं कोई मूवमेंट करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो मैकेनिकल लोडिंग रेफर्स, क्या रेफर करता है कि टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी टिश्यूज ड्यूरिंग मूवमेंट। ओके, बैलेंस लोडिंग स्ट्रेंथन्स टिश्यू, तो हम बैलेंस करते हैं लोडिंग को जिससे कि हमारे टिश्यू स्ट्रेंथ होते हैं। वाइल एक्सेसिव और अनइवन लोडिंग में कॉज इंजरी, हम सब जानते हैं अगर हम अच्छे तरीके से और नहीं करते हैं उसको तो इंजरी कॉज हो जाता है। वहीं हम उसी फोर्स को बैलेंस करते हैं, लोड को बैलेंस करते हैं। हमारे कहाँ कहाँ लोड हो रहा है हमारा, कहाँ कहाँ हम लोग फेस करते हैं लोड, जॉइंट्स पे, बोन पे और मसल्स पे, लिगामेंट्स पे, यहाँ पे सब जगह लोड को हम एक बैलेंस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारी टिश्यूज क्या होते हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम बेसिकली हम क्यों करते हैं एक्सरसाइज, कि हम स्ट्रेंथन हो हमारी बॉडी, तो वो तब होती है जब हम माइंडफुल तरीके से अपने एक्सरसाइजेस और अपने मूवमेंट्स को करते हैं। वाइल इसका वाइस वर्सा, इसका जगह उल्टा हो जाता है तो हमारी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इन सबको हमें समझना होता है कि ये किस तरीके से हमें अब इनको इंजरी को हम अवॉइड करें। लोडिंग ऑन बोन्स, कंप्रेशन क्या होता है, लोडिंग किस टाइप की होती है बोन्स पे, कंप्रेशन फील होता है, टेंशन फील होती है, शियर एंड टॉर्सन होता है। ये वर्ड्स हैं जो आपको इनको समझना है क्योंकि हमारी एसएलएम में प्रॉपर लिखा है। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एसएलएम है, आप उनको समझिएगा जिसका जो सा भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो लोडिंग ऑन बेसिकली जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं वो फिर हम बार बार इंग्लिश में यूज करते हैं, इसीलिए दोनों को ही अच्छे से आप समझिएगा। तो जॉइंट्स पे कैसा लोड होता है, जॉइंट रिएक्शन फोर्स होता है क्योंकि जॉइंट में दो बोन्स हैं,
तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स होता है, जॉइंट रिएक्शन फोर्स, एंड कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेस, यहाँ पे भी यही होता है। लोडिंग ऑन मसल्स, टेंसाइल लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग एंड रिसेप्टिव लोडिंग, ये सब हमारे मसल पे लोड करते हैं। यहाँ पे एक लॉ आता है, वुल्फ्स लॉ। वुल्फ लॉ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वुल्फ थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने बताया था कि बोन बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन एक्सपोज टू रेगुलर मैकेनिकल लोडिंग। ये हम सब जानते हैं, हम क्योंकि एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हमारा जिससे कि हमारा रेगुलर एक बैलेंस मैकेनिकल लोडिंग से हमारी बोन स्ट्रांग होती है। अ की प्रिंसिपल इन एक्सरसाइज साइंस एंड रिहैबिलिटेशन, योगा साइंस और रिहैबिलिटेशन में भी वुल्फ लॉ की तरीके से हम लोग बोन प्रैक्टिसेस करते हैं, बोन एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ये पर्टिकुलर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स फिर आगे, अगर इन टर्म्स को हम समझ नहीं पाते हैं तो आगे हम कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स के बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। लीवर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो लीवर सिस्टम क्या है? इन द ह्यूमन बॉडी ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। लीवर आप लोगों ने देखा होगा कैसे बैलेंस करने के लिए लीवर का यूज होता है, वही लीवर है। बहुत अच्छा पिक्चर एसएलएम में दिखाया गया है, उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ लीवर, बोन एक्ट एज लीवर, जॉइंट्स सर्व एज फल्क्रम। फल्क्रम जो लीवर के अंदर एक ऊपर जो जिससे कि बैलेंस बनाया जाता है, एंड मसल प्रोवाइड द एफर्ट, जो मसल है वो फोर्स प्रोवाइड करती है, एंड बॉडी वेट टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक्ट एज रेजिस्टेंस। ठीक है, लीवर सिस्टम हेल्प द बॉडी परफॉर्म मूवमेंट्स एफिशिएंटली बाय बैलेंसिंग द, जो हमारी फोर्स जनरेट हो रही है, जो हम स्पीड ले रहे हैं, रेट हो रहा है, और रेंज ऑफ मोशन है हमारा, किस तरीके से हम उसको रेट को कर रहे हैं, चाहे वो एंगुलर मूवमेंट हो, चाहे हमारा वो आपका लीनियर मूवमेंट हो, किसी में भी हम कर रहे हैं उसमें ये लीवर सिस्टम वर्क करता है। तो इसके जो कंपोनेंट है वो भी हमने बताए थे। फल्क्रम है जिसे एक्सिस कहते हैं, द पाइवट वो हमारा जॉइंट होता है जहाँ पे हमारा लीवर सिस्टम जिसे हम का जिसका फल्क्रम कहते हैं, एंड फोर्स एफर्ट जो मसल प्रोवाइड करती है, देन लोड जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हमारी जो बॉडी वेट है और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से जो हम पे लोड पड़ता है। अभी हमने लोड के बारे में पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ लीवर इन द बॉडी, 3 टाइप के हमारे लीवर हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। इन सब के अंदर है, हम समझेंगे कि फर्स्ट क्लास लीवर हमारा नेक एक्सटेंशन होता है, हम वाले पोजेस करते हैं, जैसे कि जो आपका ट्री पोज है, या हमारा ताड़ासन जिसे हम कहते हैं कई बार, या वृक्षासन, इन सब आसनों में जो हमारा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नेक एक्सटेंशन, वहां पे फर्स्ट क्लास लीवर काम करता है। फल्क्रम बिटवीन एफर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। सेकंड क्लास लीवर में हील रेज करते हैं जब हम सेमिलर में, तो ऐसा नहीं कि हमारा एक ही टाइप का लीवर ही, हमारा कोई एक योगा में एक ही हमारा टाइप ऑफ लीवर वर्क हो रहा है, हमारे सारे भी यूज होते हैं। और हमारा जो थर्ड क्लास जो लीवर होता है, जैसे एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस, वो हमारा बेसिकली मोस्ट बॉडी मूवमेंट इसी पे ही हमारे काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब मूव करती है तो एक तरीके से मूव नहीं करती, वो एंगुलर भी कर रही है, वो स्ट्रेट भी कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें थर्ड क्लास लीवर बेसिकली हमारा यूज होता है बॉडी में। मैकेनिकल एडवांटेज एंड जॉइंट मोशन क्या है? अब यही है मैकेनिकल एडवांटेज है एमए, जिसे हम एमए का नाम दे रहे हैं, फोर्स आर्म एंड रेजिस्टेंस आर्म। ये ह्यूमन मूवमेंट में इसका क्या रोल है आप देखिएगा, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट के डायरेक्शन को, ठीक है, एंड डिटरमाइन मूवमेंट स्पीड, जो स्पीड है उसको डिटरमाइन करता है, डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, कंट्रोल करता है, एंड इन्फ्लुएंस करता है मस्कुलर एफर्ट रिक्वायर्ड, जो आपका कितना मस्कुलर एफर्ट चाहिए हमें उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है। मैकेनिकल एडवांटेज, ये टर्म्स हैं, इन्हें समझिएगा। इम्प्रूव्स ओवरऑल मूवमेंट एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या करता है? ओवरऑल मूवमेंट एफिशिएंसी को किसके थ्रू, हमारे कंट्रोल मोशन को कंट्रोल करने में और मस्कुलर एफर्ट को इन्फ्लुएंस करने में, तो एक टोटल मूवमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। टॉर्क्यू एंड जॉइंट मोशन क्या है? मसल्स क्रिएट रोटेशनल फोर्स कॉल्ड टॉर्क्यू, ठीक है, रोटेशनल जो फोर्स है उसे टॉर्क्यू कहते हैं, क्योंकि बार बार जो मसल जो हमारी है फोर्स जब जनरेट करती हैं तो उससे क्या होता है, रोटेशनल फोर्स जनरेट होती है। हम जब कोई भी योगा वगैरह करते हैं उसको टॉर्क्यू कहते हैं। द अमाउंट ऑफ टॉर्क्यू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन 3 की फैक्टर्स। मसल फोर्स क्या है, मूवमेंट आर्म लेंथ क्या है, एंड जॉइंट का एंगल क्या है, एंगल का क्या है उसका, जॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है। इससे हम समझते हैं कि हमारा जो, उससे हम क्या समझते हैं, अमाउंट ऑफ टॉर्क्यू को हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो मसल मैकेनिकल एडवांटेज हमारा मोर देन 1 है, तो क्या है, ग्रेटर फोर्स एडवांटेज है, मोर स्ट्रेंथ जनरेट होती है। और अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है हमारा लोअर देन 1 है, जो हम लोग ये जो फॉर्मूला के थ्रू हम निकालते हैं,
तो उसका उसमें क्या होता है, मोर मोबिलिटी होती है। तब आप इस चीज को समझिएगा कि ग्रेटर स्पीड है और रेंज ऑफ मोशन ग्रेटर हो जाता है, तो मोर मोबिलिटी हो जाती है। इस तरीके से हम टेक्निकल एडवांटेज एक्सप्लेन करते हैं, व्हाई सम मूवमेंट ग्रेटर मोर स्ट्रेंथ व्हाइल अदर फेवर स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एक क्रिटिकल कंसेप्ट है एक्सरसाइजेस का और योगा आसन्स का। मैडम इसमें जो आपने बताया हम्म। एम ए इज मोर देन वन एंड लेस देन वन, तो इसमें स्ट्रेंथ वर्सेस आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा। मोर हाँ जी। स्ट्रेंथ एंड सेकंड में स्पीड। जी स्पीड तो तभी आएगी जब स्ट्रेंथ होगा। हाँ, देखिए स्ट्रेंथ मतलब फोर्स से जो स्ट्रेंथ लग रहा है, मोर स्ट्रेंथ जनरेट होती है, स्ट्रेंथ का मतलब पावर से है। और स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन है, वहां मोबिलिटी है उसका, मोबाइल मतलब आप समझ रहे हैं उसकी, हम कितना उसको उसमें हमारी मूवमेंट क्या है। इस ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनको ही हमें इसमें समझना है। देखिए फिर से मैं इसे कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज की बात करी है, फोर्स आर्म एंड रेजिस्टेंस आर्म का ये प्रोपोर्शनल है इसमें। ठीक है, हमारे पास ये होना चाहिए। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारी वन आती है, मोर देन वन आती है, इस फॉर्मूला के थ्रू मैकेनिकल एडवांटेज बनाती है, तो जहाँ फोर्स आर्म और रेजिस्टेंस आर्म हमारी इक्वल हैं तभी वो वन आएगी। ओके, आप समझिए इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग भी आ रहा है हमारा। तो क्या कह रहे हैं हम, अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारी ज्यादा है वन से, तो फोर्स ग्रेटर फोर्स एडवांटेज हो रहा है, मोर स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है। स्ट्रेंथ आप समझ रहे होंगे पावर जनरेट हो रही है जो हमारी मसल के थ्रू होती है। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमारी कम होती है वन से, ठीक है, एक से हमारी कम हो रही है, तो ग्रेटर स्पीड हो रही है। आप समझिए ना, कई सारे एक्सरसाइजेज में हमें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, कई एक्सरसाइजेज में हमें स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारे मोशन को हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन ऑफ योगाज हैं, ट्रांजिशन ऑफ आसन है। एक आसन से दूसरे आसन में हम लोग जब जा रहे होते हैं, तो वहां पे जैसे कि हमारा सूर्य नमस्कार है, उसके अंदर हमारी मोबिलिटी की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्पीड बैलेंस तो है ही है, लेकिन हमारे कोई पर्टिकुलर आसन होते हैं जहाँ हमें अपने आप को एक पोज में रहना पड़ता है, मतलब वहां पे हमें रुकना पड़ता है। कई सारे आसन होते हैं जहाँ हमें होल्ड करना पड़ता है, तो वहां पर ये बात उससे रिलेटेड आप समझ रहे हैं। तो वहां है स्ट्रेंथ, जहां मोर जनरेट स्ट्रेंथ मोर जनरेट हो रही है, और मोर मोबिलिटी हो रही है अगर हमें हमारा वन से कम आता है, तो जहां हम ट्रांजिशन फेज में है, जहां हमारी फोर्स को ट्रांजिट ज्यादा होना है, बैलेंस जहां पे ज्यादा करना है। ठीक है, मतलब आप जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है उसको लेस देन वन बोलना चाह रहे हैं। हाँ राइट राइट, फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे आएगी वो लेस देन वन वाले उसमें आती है। और जहाँ हम होल्ड कर रहे हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ इस पे भी जाएंगे कि होल्ड किससे कह रहे हैं। जहाँ हम योगा होल्ड करते हैं ना अपना, बहुत सारे योगाज में हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकना होता है, कहीं में हमें मूवमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे ये वाला इस वाले कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी गई है इस वाले इसमें। आप एक काम मैम कीजिएगा। हाँ जी मैम बोलिए। मैम may be clarified about the old law. अभी आपकी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही वॉइस, फिर से बोलिएगा प्लीज। Can it be possible to explain again about old law? WLFS law. आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है, जी आप आपकी हमें। आवाज में इको आ रहा है, कुछ भी क्लियर हाँ, नहीं। हम एक काम करते हैं, अभी हम पूरा स्टडीज को करते हैं, आप अपने पॉइंट्स को लिख लीजिए, कल हम उन पॉइंट्स पे भी डिस्कस कर Yes, सकते yeah. हैं, है ना, क्योंकि फिर हमारे पास पर्टिकुलर टाइम है Okay, इसको। ma'am. हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। Okay, ma'am. Okay, जी ma'am. जी Thank बिल्कुल, you. आप सब लोग नोट कीजिएगा, हम लोग फिर उस पर डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सके इजीली। ओके, तो बायोमैकेनिक्स ऑफ गेट तो हमने भी पढ़ा था, जिसमें है वॉकिंग रनिंग एंड जंपिंग। गेट हमारा नॉर्मल मूवमेंट है। तो एफिशिएंट गेट मैकेनिक्स इंप्रूव मूवमेंट परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन जॉइंट एंड मसल। गेट मैकेनिज्म को समझने के लिए, क्योंकि गेट में हमारी सारी की सारी बॉडी हमारी इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हम इसको समझते हैं कि परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स एंड मसल्स। गेट एनालिसिस इवेलुएट जॉइंट एंगल, मसल एक्टिवेशन, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। देखिए हमारी सारी फोर्सेस भी इसमें अप्लाई होती हैं। तो वॉकिंग में क्या होता है, ऑल्टरनेट स्टैंस एंड स्विंग फेज आती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हमने पिक्चर देखा था गेट का, उसके अंदर ये था, ऑल्टरनेट स्टैंस आ रही थी फेज और स्विंग फेज आ रही थी, जिससे कि हम लोग बैलेंस करके वॉक कर रहे थे। रनिंग में
इंक्लूड, रनिंग में क्या इंक्लूड होता है, एक फ्लाइट फेज आती है जब हम स्टार्ट करते हैं। ये सब हमारे गेट में आते हैं, इनको हमें थोड़ा इस तरीके से समझना पड़ता है कि ये कैसे है। देखिए बहुत ही कॉमन है हमारे लिए चलना, रन करना एंड जंप करना, पर उसको अंडरस्टैंड करेंगे फिजिक्स के तौर पे तो थोड़ा सा उसको समझिएगा कहाँ कहाँ कौन सा टर्म अप्लाई होता है। जंपिंग में 3 फेज आती है, टेक ऑफ जब हम जंप करते हैं, देन फ्लाइट, देन लैंडिंग। इस तरीके से हम इसे समझते हैं, ईच विद डिस्टिंक्ट बायोमैकेनिकल डिमांड्स। ओके, गेट एनालिसिस इवेलुएट, क्या इवेलुएट करता है ये, जॉइंट एंगल थ्रू आउट द मूवमेंट साइकिल, मसल एक्टिवेशन पैटर्न्स एंड टाइमिंग, ठीक है, एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि कोई भी फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं रहती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा जो फोर्स होता है, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि हम लोड को बैलेंस कर सकें। ओके, अब हमारा, अभी हम ब्लॉक 1 का लास्ट यूनिट पे पहुंचे हैं। अगर हमारा ये टाइमिंग प्रॉपर हमारा इसका नहीं होता है तो हम कल को उसे कैरी ऑन करेंगे। ओके, क्योंकि आज हमारी 1 आवर की क्लास है, अगर हमें लगता है तो मैं बात करूंगी कि हम उस क्लास को और आगे ले सकते हैं। ब्लॉक 1 का यूनिट 4 इसमें है मसल बायोमैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस। मसल की बायोमैकेनिक्स क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस पे आएंगे। हमारा जो ब्लॉक 1 था इसके अंदर बेसिकली हमने फिजिक्स के पूरे लॉ पढ़े हैं, लास्ट तक आते आते हम उसको अपने बायोलॉजी से कनेक्ट करते जा रहे हैं, आप देखेंगे। मसल बायोमैकेनिक्स स्टडीज हाउ मसल जनरेट फोर्स एंड मूवमेंट, ठीक है। स्केलेटल मसल एक्ट एज बायोलॉजिकल मोटर्स। आपके इस वाले यूनिट के अंदर आप मसल्स के टाइप्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल मोटर्स कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। हम सब जानते हैं एनर्जी जो है वो क्या होती है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये एक फिजिक्स का लॉ है, हम सब जानते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से हमारी मैकेनिकल एनर्जी हमारी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी जो एटीपी थी वो कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई जब हम मसल के थ्रू फोर्स को जनरेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग विद बोन एंड जॉइंट्स टू मेंटेन मूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड posture. स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज एथलेट आउटपुट एंड पावर, योगा अलाइनमेंट, इंजरी प्रिवेंशन इन रिहेबिलिटेशन में मसल बायोमैकेनिक्स किस तरीके से हमारी एक्ट करती है, ठीक है। मसल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ हम पढ़ेंगे। तो जो स्केलेटल मसल है उसका स्ट्रक्चर आप इस पिक्चर में देखेंगे और हमारी बुक में भी है। आप अपनी बुक को, अपना जो कोर्स कंटेंट है उसको आप हमेशा ओपन रखिएगा, देखिएगा कि इससे रिलेट करें, क्योंकि हमें इतनी बड़े कंटेंट को काफी कम समय में अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मुझे छोटी स्लाइड्स को बनाना पड़ा है। तो हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम सब जानते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, एंड स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। ये आप पूरा पढ़िएगा क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कि ये हमारी मसल स्केलेटल जो स्केलेटल मसल है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो द स्लाइडिंग ट्रैक दैट मायोसिन हेड बाइंड टू, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से हमारी मसल हमें बोन को सपोर्ट करती है, एनर्जी देती है कोई भी मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि बोन अकेले मूवमेंट नहीं करती है, वो जॉइंट के साथ, और जॉइंट के साथ ये मसल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इधर फैक्टर पर काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो मायोसिन क्या है, द मॉलिक्यूलर मोटर दैट पुल एक्टिन फिलामेंट इनवर्ड शॉर्टनिंग द सार्कोमेर। आप ये वर्ड जो पढ़ रहे हैं ये सब वर्ड हमारे क्लियर होते हैं किसमें, चैप्टर के अंदर, ठीक है। आप इन सबको, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम कल को दोबारा से एक बार या फिर कोर्स के एंड में भी हम उसको कर सकते हैं अगेन। Actin and myosin slide past each other. The sarcomere shortens, producing force and movement. तो फोर्स और मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आप ये देख रहे हैं ना, इसका स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसमें, अगर आपको विजिबल हो रहा होगा या आपके एसएलएम में भी होगा कि ये जो अलग अलग हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से फोर्स जनरेट करते हैं मूवमेंट के लिए। Sarcomere is the fundamental functional unit responsible for shortening and force production in skeletal muscle. तो sarcomere आप समझेंगे क्या है, ओके। मसल आर्किटेक्चर के, जी बिल्कुल, मसल आर्किटेक्चर एंड फोर्स प्रोडक्शन क्या है। जरा म्यूट रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें पे। हाँ जी, मसल आर्किटेक्चर रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर रिलेटेड टू द टेंडन। आर्किटेक्चर समझिए, एंड द फंडामेंटली डिटरमाइन वेदर अ मसल स्पेशलाइज इन स्ट्रेंथ स्पीड। सब मसल अलग अलग वर्क के लिए होती है, हम सब जानते हैं। मसल्स जो भी है हमारी, तो कुछ स्ट्रेंथ के लिए काम करती हैं, कुछ स्पीड के लिए, कुछ मूवमेंट कंट्रोल के लिए। पैरेलल मसल होती है, पिनेट मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है। पैरेलल मसल क्या होती है,
जो फाइबर रन पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल, ऑप्टिमाइज फॉर ग्रेटर स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन। तो बाइसेप ब्रेचाई हमारी एक मसल है। आप हमारा जो ये आपका स्केलेटल पोर्शन है और मस्कुलर स्केलेटल है, वो आप हमारे पूरा पिक्चर उसमें देखेंगे, बुक में क्लियरली है। पिनेट मसल क्या है? फाइबर्स अरेंज ऑब्लिकली टू द टेंडन, ऑप्टिमाइज फॉर ग्रेटर फोर्स प्रोडक्शन। कुछ चीजों को हमें समझ के और आप उसको देखिएगा, उसको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप जो हमारी जैसे एग्जांपल हमारी गैस्ट्रोसिनेमस एंड डेल्टॉइड मसल्स जो आते हैं। अब सर्कुलर मसल कौन सी हमारी? फाइबर जो है ऐसे अरेंज होते हैं कॉन्सेंट्रिकली अराउंड ओपनिंग्स, कंट्रोल अपर्चर साइज, जैसे ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है हमारी एक मसल। देखिए ये पर्टिकुलर यहाँ पे आपको टर्म ऐसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें पढ़ेंगे ना अपने जो एसएलएम है, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब एक आता है पीसीएसए। पीसीएसए क्या है? फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या होता है? द ग्रेटर द पीसीएसए द ग्रेटर द फोर्स अ मसल कैन प्रोड्यूस। पीसीएसए किसी भी मसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अभी हमने जैसे पीछे भी देखा था। मसल विद स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेक्रीफाइस फोर्स फॉर फास्टर मूवमेंट। जब फास्टर मूवमेंट करना है तो फोर्स को कम करना पड़ता है। अभी हम थोड़ी देर पहले एमए की बात जहां कर रहे थे। एंड ग्रेटर एक्सक्लूजन्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, ये भी हमारे बार बार हमारे चैप्टर्स में आते जाएंगे। आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक। आइसोमेट्रिक, टेंशन विदाउट लेंथ चेंज। जब हमारा हम एक्सरसाइज करते हैं और कोई भी हमारी उसमें लेंथ चेंज नहीं होती है, जैसे ट्री पोज और प्लैंक पोज में हमारी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। प्लैंक पोज आपने देखा है कि उसमें जब हमारी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तब वहां पे आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है। और कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? मसल्स शॉर्टन्स होती हैं जब कोई लोड ज्यादा आता है। राइजिंग फ्रॉम स्क्वाट, जब स्क्वाट करते हैं तो राइज ऊपर उठते हैं, देन जंप, टेक ऑफ। ओके। एक्सेंट्रिक में क्या होता है? मसल लेंथन्स अंडर टेंशन। यहाँ मसल लेंथ ले रही है एक्सेंट्रिक में। तो जब हम लैंड करते हैं, जंप करने के बाद लैंड, हम लोग जब लैंड करते हैं, ठीक है, चतुरंगासन में जब हम लोअरिंग चतुरंगासन पोज करते हैं, ठीक है, तब ये एक्सेंट्रिक फोर्स हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन लगती है। तो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, एसएससी जिसे हम कहते हैं, ये टर्म्स हैं, इनको आप समझिएगा। तो एसएससी कंबाइंस एंड एक्सेंट्रिक फेज, जो हमारी प्री लोडिंग के टाइम पे है एक्सेंट्रिक फेज, ठीक है, जहां हमारी क्या हो रही है? मसल जो हमारी लेंथन अपनी लेंथ ले रही है, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड बाय द कोसेंट्रिक फेज। कोसेंट्रिक फेज में आती है जब मसल शॉर्ट करती है, क्या करती है? वो लोड को अपने अंदर लेती है, अंडर लोड जो अपने आप को शॉर्ट करती है। देन क्या होता है? रिलीजिंग इलास्टिक एनर्जी फॉर इनहेंसिंग पावर, जिससे कि पावर को रिलीज करती है और हमारी जो पावर है, जो फोर्स है, वो हमारी ट्रांसमिटेड होती है हमारी बोन्स तक। स्पोर्ट परफॉर्मेंस में हम इसका यूज करते हैं। योगा ट्रांजिशन जब हम करते हैं एंड इंजरी प्रिवेंशन के लिए, तो हमें इस पे ध्यान देना ही पड़ता है। तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन हेल्प मसल स्टेबलाइज posture, जनरेट मूवमेंट एंड एब्जॉर्ब फोर्स एफिशिएंटली। एब्जॉर्ब क्या होता है? जो फोर्स एब्जॉर्ब करना आप समझेंगे, लोड को लेना, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करना, उसको हमें बैलेंस करना। ओके। लेंथ टेंशन एंड फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप क्या है? मसल फोर्स आउटपुट डिपेंड क्रिटिकली ऑन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। जो मसल फोर्स आउटपुट है, डिपेंड किस पे करता है? मसल फोर्स आउटपुट, आप समझ रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, मसल ने जो फोर्स जनरेट करी थी, उससे जो एनर्जी भी जो हमने उसको मूवमेंट में आगे क्या किया, एक्सप्रेस किया, वो डिपेंड करता है क्रिटिकली ऑन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मसल का आर्किटेक्चर में जब पढ़ा था। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वाली फेज आती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली फेज आती है। ऑप्टिमल सार्कोमियर लेंथ, मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन होती है वहां पे। एंड टू टू स्ट्रेच और टू शॉर्टन में रिड्यूस होता है फोर्स आउटपुट, हमारा रिड्यूस होता है। इन चीजों को आप थोड़ा सा समझिएगा कि जब वो लोड ले रही है ना आपकी जो मसल है, तो वहां वो उसको क्या कर रही है? वहां पे फोर्स जो है वो रिड्यूस हो रही है। लेकिन वो क्यों करती है रिड्यूस? क्योंकि उसको आगे फोर्स को फिर आगे आपके नए एक्सरसाइज में या नए आसन में उस फोर्स को उसको आगे ट्रांसमिट करना है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव टेंशन क्या होती है? एक्टिव टेंशन क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिजिंग इंटरेक्शन। एक्टिव मायोसिन जब हमारा उसको प्रोड्यूस करता है, किसको? एक्टिव टेंशन को। पैसिव टेंशन क्या होती है? प्रोड्यूस बाय इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग स्ट्रेच,
स्ट्रेच जम करते हैं तो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव टेंशन को हम इस तरीके से समझेंगे। तो एक्टिव टेंशन में क्या है, एक्टिन मायोसिन जो आपका फोर्स जनरेट करता है। पैसिव टेंशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम इलास्टिक टिश्यू ड्यूरिंग स्ट्रेस, जो रेजिस्टेंस आता है हमारे बॉडी में जो टिश्यू है उसमें पैसिव टेंशन होता है, ठीक है। और एक्टिव टेंशन में क्या हुआ, फोर्स जनरेट हुई सिंपली एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन से, ठीक है। फोर्स एंड वेलोसिटी रिलेशनशिप क्या है, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मसल पावर में पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फास्टर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लोअर फोर्स आउटपुट। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हमने भी पढ़ा था, एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था। अगर ये फास्टर होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन अगर कॉन्सेंट्रिक है वो फास्ट है, तो हमारा जो क्या है, हमारा फोर्स है, फोर्स का आउटपुट है वो लोअर हो जाता है। और फोर्स का आउटपुट हायर कब होता है, जब हमारा एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आप उसको रिलेट कीजिएगा जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले उसको समझा था। मैक्सिमम पावर अकर्स एट मॉडरेट स्पीड ऑफ एंड फोर्स, ठीक है। क्रिटिकल इन स्प्रिंटिंग, जंपिंग एंड योगा मूवमेंट कंट्रोल में। मसल एफिशिएंसी डिपेंड ऑन बोथ कॉन्ट्रैक्शन स्पीड एंड मसल लेंथ, जो लेंथ थी हमारी उस पे, दोनों पे हमारा मसल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है किसी भी मूवमेंट में। तो अंडरस्टैंडिंग बोथ रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। आपको अपनी परफॉर्मेंस करनी है या आप किसी को सिखा रहे हैं तो हमें समझना पड़ता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे है, मसल लेंथ का और उसकी स्पीड का, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड का, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, अभी हमने तो सारा पढ़ा मस्कुलर स्केलेटल था, अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ये आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है जिससे हम, जहाँ हम माइंडफुल वाली बात करते हैं जो इससे रिलेट करती है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल में क्या है कि एफिशिएंट मूवमेंट रिक्वायर प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम, ये हम सब जानते हैं। नर्वस सिस्टम से ही तो पता चलता है कि हम कितना हमें चलना है, कितना हमें अपने को स्ट्रेच करना है, कोई भी काम है तो वो हमारा ब्रेन हमें उसको हमें गाइड करता है इस चीज के लिए। तो एफिशिएंट मूवमेंट रिक्वायर प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम फ्रॉम अ Muscular सिंगल, system. है ना, फ्रॉम अ सिंगल मोटर यूनिट टू होल बॉडी proprioception. Every layer of controls matter, okay. Motor unit, size principle, rate coding and proprioception जो है, ठीक है। अब इसको देखते हैं मोटर यूनिट क्या है। वन मोटर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन आप समझेंगे क्या होता है, न्यूरॉन हमारी जो सेल है हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारा जो नर्वस हमारा जैसे स्केलेटल सिस्टम है, ऐसे नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर न्यूरॉन हमारा बेसिक यूनिट है जो काम करता है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। वन मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल द मसल फाइबर इज इट कंट्रोल्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए हम जो न्यूरॉन का हमारा जो वर्क है इसमें, ठीक है। साइज प्रिंसिपल, स्मॉल मोटर यूनिट एक्टिवेट फर्स्ट, larger unit are recruited progressively as force demand increase। आप इसको समझिएगा कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हमें देखना है कि जो हमारी मसल फोर्स जनरेट कर रही है, Sound या जो, kemain di bawah मारे sound तो kemain di बोलिए। प्लीज आप म्यूट कीजिएगा, हाँ जी। अब हमारा एंड ही है इसका, इस वाले ब्लॉक का, ठीक है। तो इसमें हमें समझेंगे एग्नोस्टिक प्राइम मूवर्स क्या है, मसल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिजायर मूवमेंट, एंड एंटागोनिस्टिक क्या है, opposing muscle provide controlled resistance and deceleration during movement, ठीक है। opposing muscles provide controlled resistance and deceleration during movement। stabilizers क्या है, maintain joint and postural stability, जो stabilize करता है। the silent foundation of every movement एंड सिनर्जिस्टिक। देखिए मैं आपको बहुत बार बार कह रही हूँ कि इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं जो हमें समझने हैं कि इन जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम कैसे राइटिंग में अपना, जब हम लोग समझेंगे किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, देन उसी टर्म से हमारा ये सारा कोर्स है। टर्म को समझने के बाद ही आप आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अभी तक हमने इस पूरे के पूरे ब्लॉक में क्या देखा है, हमने इस पूरे ब्लॉक में हमने फिजिक्स और आपकी काइनेंसियोलॉजी को और बायोमैकेनिक्स मैकेनिक्स को इंटीग्रेट होते हुए देखा है। तो काइनेंसियोलॉजी के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से लॉज, फिजिकल लॉज हमारे लग रहे हैं, आउटर एंड हमारा आउटर लॉज एंड इनर फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं, कौन से लॉज लग रहे हैं। हमारी 600 प्लस स्केलेटल मसल है, हम सब जानते हैं, वर्किंग इन कोऑर्डिनेटेड ग्रुप टू प्रोड्यूस एवरी ह्यूमन मूवमेंट। 600 प्लस मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स,
हमारी 4 मसल रोल्स हैं। जो 4 रोल्स हैं, कौन कौन से रोल हैं? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, स्टेबलाइजर, ऑल एक्टिव। जो सब है ये साइमल्टेनियसली साथ साथ एक्टिव भी होते हैं। देन एप्लीकेशन तो हम जानते हैं कि इन्फिनिट है। बैलेंस, पोस्चर, योगा, कंट्रोल, स्पोर्ट्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में हमारी इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे नॉर्मल हमारे ह्यूमन मूवमेंट में, हमारे डेली वर्क में भी इन सब का ही हमारा रोल है। और एनर्जी, इसीलिए हम बार बार इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हम इजीली हमारी हम बहुत सेफ योगा करेंगे। और हम जब इसको समझेंगे तो हमारा इंजरी प्रिवेंशन को हम ध्यान रखेंगे, जिससे कि हम आगे हम, क्योंकि मैक्सिमम सबका इस कोर्स को करने के बाद एम होता है एक तो सेल्फ के लिए योगा समझना, और एक आगे अपने करियर के रूप में इस योगा को लेना। तो बट अगर आप मैडम इसको, हाँ ये जी वाला बोलिए। इसमें अवेलेबल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, मोटरनेट, रेट कोडिंग, और जो ये आपने साइज प्रिंसिपल बताया, स्टेबलाइजर बताया, हाँ हाँ टेनिस हाँ बताया, ये बुक्स में अवेलेबल नहीं। दिस इज योर पर्सनल, दिस इज योर स्लाइड फॉर हाँ मैंने हाँ आइटम। मैंने ये एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया था हमारे उसमें ना, जो कोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया है कि जिससे कि आप उसे थोड़ा रिलेट कर सकें, है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस स्लाइड, क्योंकि ये उसमें तो नहीं है। बट क्या होता है कि हमारे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे पास जो मास है समझने के लिए, उसमें कौन कौन इसको ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं भी आएंगी, आप देखेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ रहा है, कि जिससे कि आप उसे क्या कहते हैं, कनेक्ट कर सकें। तो ओके। मैम प्लीज आप ये स्लाइड्स का पीडीएफ अगर ग्रुप में डाल देंगे तो हमको पढ़ने में आसानी। आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ऐसा करूंगी, मैं बात कर लूंगी, तो मैं इस बार इनकी स्लाइड्स आपको एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। ओके। जी मैम। हाँ जी हाँ कुछ जी। कुछ स्पेशल स्लाइड्स हैं जो बेटर होगा। हाँ कुछ कुछ होंगी जिसमें जिसको आपको लग रहा होगा कि जो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रही होंगी। वैसे जो एसएलएम है उसके अंदर काफी है लिखा हुआ, काफी कुछ लिखा हुआ है, और पिक्चर के रूप में भी काफी दिखाया गया है, तो आप समझिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कल जो हमारी क्लास होगी, हम उसमें मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी तो देखिए मैंने सोचा था मैं 2 ब्लॉक इसमें कंप्लीट कर लूंगी, पर देखिए अभी हमारा एक ही ब्लॉक हुआ है विद इन 1 आवर, है ना। क्योंकि क्या है कि, और फिर भी मुझे लगता है कि आपको भी लग रहा होगा काफी चीजें थोड़ी मिसिंग हो जाती हैं, क्योंकि हमारा एसएलएम तो काफी बड़ा है ना। तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लिखिएगा, आप मुझे बताइएगा। तो कल अगर हम लोग ब्लॉक 2 स्टार्ट करते हैं तो करेंगे, तो या फिर मैं एक बार बात कर लूंगी कि हमारा दूसरी क्लास जो हमारी और क्लास भी हम इसमें अरेंज कर सकें, जो आपकी क्वेरी उसमें सॉल्व हो पाए, हम डिस्कस कर सकें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो पर मैम इतनी जल्दी क्लास खत्म करने से अच्छा थोड़ा सा स्मूथ चलेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी ना, मतलब इसीलिए हाँ मैं समझ गई, इसीलिए मैंने ब्लॉक 2 को कंटिन्यू तेज नहीं किया आज, आप देखेंगे। मैंने पहले, मेरा एम था, क्योंकि मुझे था कि हमारी 2 क्लास होनी है, मुझे ये थोड़ा ब्रीफ किया गया था कि आप 2 क्लास लेंगे हम लोग इसमें। तो 2 क्लास मीन्स हमारा अगर कोर्स हमें 2 क्लास में कंप्लीट करना है, दैट्स मीन मुझे 2 ब्लॉक एक दिन में करना है। बट थोड़ा वो पॉसिबल मुझे आज लगा ही नहीं। देखिए अभी हमने एक ही ब्लॉक कंप्लीट किया है, और उसमें अभी हमारी क्वेरी भी पूरी तरीके से सॉल्व अभी नहीं हुई है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो मैं जरा बात करूंगी, एक बार आप हमारे साथ जो होंगे आप लोग, एक बार उसको अपने उसमें ग्रुप में डालिएगा कि थोड़ा सा हम समय उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, जिससे कि हम क्वेरी को भी सॉल्व कर सकें। क्योंकि बेसिक एम हमारा है कि आप समझें इसको, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि आपको एक बार अपने आप उसको गो थ्रू करना पड़ता है एसएलएम को, देन अंडरस्टैंड करना पड़ता है क्लास के थ्रू, देन क्वेरी रेज करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा इसका एक मैसेज नहीं कर स्टेप। सकते मैडम? जी बोलिए। हम ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते ग्रुप में? अच्छा अच्छा, वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो आप जिनसे कनेक्ट करते हैं ना इसमें, भाई आप जिन अथॉरिटी से आप कनेक्ट करते हैं, आप उनको कह दीजिएगा एक बार। मैं बात कर लूंगी वैसे, क्योंकि ग्रुप में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि हाँ मैं ठीक है गेस्ट मैडम, लेक्चर कह लेती हूँ देंगे। ना। एक्चुअली आई एम ठीक ऑन गेस्ट लेक्चर बेसिस, तो मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ओके। पर मैं ठीक अपनी ठीक। तरफ से जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं उनको बोलूंगी कि आप लोगों को अगर अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा और समय हम लेके, तो हम ले सकते हैं। क्योंकि बेसिक एम हमारा है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें इस कोर्स को, है ना। क्योंकि वो लोग आपके लिए ही बैठे हैं सब लोग, कि आप लोगों को डिस्टेंस लर्निंग में इजीली आपको अंडरस्टैंड करा सकें इस चीज़ को। क्योंकि इससे पिछले वाला जो ग्रुप था, बैच था, उन लोगों के लिए भी हमने ऐसे ही स्टडी किया था। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप कह सकते हैं। देखिए डिस्टेंस लर्निंग में आप समझते होंगे, अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर आप सेकंड कभी भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप आता है, जिस गैप को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट अपने आप उसको गो थ्रू करना जाना पड़ता है, क्योंकि हम एसएलएम को नहीं ले सकते, है ना। एसएलएम को मैं अगर इसमें चलाऊंगी तो बहुत सब टाइम टेकिंग होगा, तब तो एक यूनिट भी हो जाए तो बड़ी बात हो जाती है ना। अब ऐसा करते हैं फिर हम आज ये वाले कोर्स के बाद कल हम दोबारा ये सेम टाइम पे मिलेंगे,
तो ब्लॉक शुरू करने से पहले हम एक बार इसकी क्वेरी ले लेंगे, देन ब्लॉक 2 शुरू करेंगे। ओके, ये ब्लॉक 1 में मैडम जो कंटेंट दिया हुआ है हाँ जी, 307 से 30338 मतलब 31 पेजेस थे। अच्छा, इसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, हाँ मैं ये फर्स्ट टाइम जी, है तो, पर बहुत फास्ट जा रहा है ऐसा, दिस माय व्यू। हाँ और मैं हम समझ जो सकती अदर्स हाँ कलीग हैं और बता सकते हैं जी बिल्कुल, क्या उनके व्यूज हैं। हाँ एक्चुअली मैं टाइम के अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, मैं इसीलिए कह रही थी कि आप एक बार गो थ्रू भी करेंगे ना, तो हम दोबारा से इसको एक बार और रिवाइज भी करेंगे, हम रिव्यू भी करेंगे इसका। ठीक है, अभी हम क्या है एक बार गो थ्रू कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपसे आज इंटरेक्ट कर रही हूँ तो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहा है, तो अभी हम मेरे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी आपने एक बार गो थ्रू शायद किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो मैं बस अंडरस्टैंड करने के लिए आज उसको आपका कंसेप्ट दिया है। तो आज हम इसलिए ब्लॉक 1 पे ही आज मैं रुकी हूँ, अगर इससे फास्ट हम नहीं जा सकते, जो मुझे भी लग रहा है ये बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें 4 यूनिट हमने कवर किए हैं आज, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर एक सुपरफिशियल विजन। अभी आपको इस स्लाइड में या इस क्लास में आपने देखा है इसका, है ना, जो आपको भी लग रहा होगा आई थिंक। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको उसके बेसिक टर्म्स और जो की टर्म्स हैं उस पे लेके आऊं, थॉरो आप एसएलएम में देखेंगे, और जहां भी कंफ्यूजन हो उस एसएलएम के थ्रू आप थॉरोली आप मुझे आप जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आप मुझसे बता सकते हैं, या फिर आप अपने जो कनेक्टेड पर्सन है उनको आप अपनी ये बात रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं समझती हूँ क्योंकि ग्रुप होता है, ग्रुप में एडमिन एडमिन कंट्रोल होता है, तो उसमें आप नहीं कर सकते होंगे, लेकिन आप जिसको कनेक्ट करते हैं आप उनसे कह सकते हैं, तो फिर हम उस पर आगे करेंगे। थैंक यू मैम। हाँ जी, तो ये जो आज की क्लास है, होप कि ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको समझ में इसका आया होगा। आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, देखिए टर्म्स थोड़ा स्टार्टिंग वाली जो ये वाली आपका यूनिट है ना, इसमें एक्चुअली टर्म्स फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स आप जानते हैं कितनी ज्यादा ब्रॉड है, कितनी वास्ट है, हम सब राइट। जानते हैं। तो वो उसके हम सिर्फ टर्म यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उन टर्म्स को हम कैसे योगा में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उनको आप हाईलाइट कीजिएगा, इसीलिए मैंने आज टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है। कुछ भी नहीं हमें आएगा आप उनको राइट डाउन करके रखिएगा, हम कल उसको लेंगे। कल भी हम 7 o'clock सेम क्लास करेंगे, ब्लॉक 2 पे हम बढ़ेंगे, और ये इसके कुछ क्वेरी को भी ले लेंगे, और मैं इसको आगे कैरी ऑन भी कर दूँ। ओके एवरीवन, तो आज की हम क्लास फिर यहीं करते हैं एंड, ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। बाय। थैंक यू मैम।